हाँ, तो दो चीजें हैं जो कि यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई हैं आपके सामने। एचसीएफ का नाम जैसे कि स्नेहा ने बताया कि इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब जो हमारा एलसीएम होता है, इसको मैं पता किस तरह याद रखता हूं, मैं इस तरह से याद रखता हूं कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। मातृभाषा में लिख लिया हमने इसे कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। लाइक मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द लोएस्ट नंबर जो 6 और 8 से डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब सेकंड वाला जो है, उसको हम हिंदी में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जो डिवाइड कर दे। तो दो तो ये कंसेप्ट है जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। थ्योरी में तो इतना ही है इसके सिर्फ। और एक कंसेप्ट है आपका जो कि बहुत ही कॉमन चीज है, 10th में दिया हुआ है पता नहीं क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखें बच्चा लोग कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 12 के फैक्टर करिए, तो आप में से हर एक क्या करेगा? अलग अलग आंसर मुझे दे सकेगा। कोई कहेगा 1 इंटू 12, कोई कहेगा 2 इंटू 6, कोई कहेगा 3 इंटू 4। और अगर 12 की जगह कोई बड़ा नंबर होगा तो और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज उसके अंदर निकल के आ सकती हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक दिए गए नंबर के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको 12 के करके दिखाए। बट अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर देता हूं आपके साथ में, और मैं आपसे कहता हूं कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए या राइट 12 एज फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि 2 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, जो एक्चुअली बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू 1। आप ऑर्डरिंग तो कर सकते हैं यहाँ पे कि 3 को पहले लिख लें, 2 को बाद में लिख लें, या 2 को पहले 3 को बीच में फिर 2 को बाद में लिख लें। बट आप 2 और 3 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं तलाश सकते इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? दिए गए नंबर को, किसी भी दिए गए नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन शॉर्ट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, इसका आप लिखने में कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे। एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो देयर आर मेनी पॉसिबल फैक्टर्स फॉर दैट नंबर। लाइक 12 के मैंने 2-3 लिख के दिखा दिए थे आपको। बट जब हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। ये रूल है, हर एक नंबर पर लागू होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? अ नंबर कैन हैव ओनली वन पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन। A number can have only one possible prime factorization. We call this thing as uniqueness of prime factorization. तो बच्चा लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या करता है? इट गारंटीज द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, एक यूनिक हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा सा पहले तो आपको ये बताता हूँ कि हम एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपने लोअर क्लासेस में भी करा है, वहां पर डिवाइड करके टेबल्स के थ्रू करते थे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है आपको। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी पेयर ले लेते हैं। फाइंड
LCM and HCF of 24 and 144, इन दो नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, सॉरी LCM एंड HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम 24 को ले लेते हैं, या आपको मैं सारी चीज सिखा पाऊंगा, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां मैं ले लेता हूं 120 एंड 144। तो पहले हम 120 को लेते हैं। 120 का फैक्टराइजेशन होगा 2, 4, 8, 24 और 5। वी शुड राइट इट एज 2 raised to 3, 3 raised to 1 एंड 5 raised to 1। अब बात करते हैं 144 की। 2 into 2, 4, 8, 2s are 16, 3s are 48, 3s are 144। तो ये हो गया 2 raised to 4, 3 raised to 2। तो जब कभी भी आपके पास कोई एक पेयर ऑफ नंबर्स आता है जिसका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है, तो जब आप समझ जाते तब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट स्टार्टिंग फेज में आप क्या करते हैं, आप नंबर्स का अलाइनमेंट करते हैं। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से नंबर्स का अलाइनमेंट करते हैं? बच्चा लोग, ऊपर कौन कौन से नंबर्स आपको दिए हुए हैं? 2, 3 एंड 5। और नीचे कौन कौन से नंबर्स दिए हुए हैं आपको? खाली 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ नंबर इज मिसिंग, 5 मिसिंग है। तो क्या मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में? लिख सकता हूँ। क्या बाद में उस 1 को मैं 5 रेज टू 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से कर सकता हूँ। आप लोग का क्या ख्याल है? बोलिए, Yes. जवाब दीजिए। कर सकते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब 5 रेज टू 0, 5 रेज टू 0 का मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं। देखो अब बात कितनी आसान हो गई। जितने भी पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? 2, 3 और 5 सब लिखे जाएंगे। एलसीएम जब निकालोगे तब भी सारे पार्टिसिपेंट्स लिखे जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब एचसीएफ निकालोगे तो हर पार्टिसिपेंट की छोटी पावर लिखोगे। ऊपर 2 का पावर है आपका 3 और यहां 2 का पावर है आपका 4। तो हम 2 का पावर कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं इसमें, क्योंकि छोटा पावर 3 है। 3 का पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो 1 लिखते हैं। 5 का पावर ऊपर 1 है, नीचे 0 है, तो 0 लिखते हैं। 2 का पावर 3, 8 into 3 into 1। So your HCF is 24। कैसे निकाला HCF? Once again I'm repeating it। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबकी छोटी पावर को लिख दिया। समझदार लोग समझ जाएंगे कि अब एलसीएम में ना बड़ी पावर्स लिखी जाएंगी। तो 2 की बड़ी पावर क्या है? 4, 3 की 2 और 5 की 1। तो ये हुआ 16 into 9 into 5। 16 5s are 8, 8 9s are 72। So this is the LCM of the two given numbers। I hope everyone is clear। मुझे यहाँ न्यूमेरिकल एग्जांपल करना पड़ा, बाकी हम थियोरी ही डिस्कस कर रहे हैं। खाली हर चैप्टर की पूरी बुक की थियोरी डिस्कस करनी है हमें, 3-3 4-4 चैप्टर लेकर के। बट यहाँ मुझे न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं सिर्फ थियोरी बता के आपको ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ। यू गॉट इट और नॉट? Got it, sir. ओके, अब हम आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन two given numbers and their LCM and HCF। Relationship between two given numbers and their LCM and HCF। तो आपने लिया
जो रिलेशनशिप निकालने हैं वो कैसे, फर्स्ट नंबर into second number is equals to LCM into HCF। ऐसे चलता है। इसमें से एक अक्सर क्वेश्चन आता है, तीन चीजें आपको गिवन होती हैं, चौथी आपसे पूछता है क्या मतलब है इसका, आप देख के यहाँ पे थोड़ा समझ के लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ two given numbers is equal to product of LCM and HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, इसके बराबर। एवरीवन क्लियर? यस। ठीक। बेटा जैसे मैंने दो का रिलेशनशिप लिखा है, ऐसे तीन का भी रिलेशनशिप होता है, बट अगर आप बुक देखेंगे तो वो बुक में भी आपको आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न हम हर साल डिस्कस करते, बट अभी नहीं कर रहे क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि वो आपको आएगा। मेन कंपोनेंट कट रहे हैं जो सिलेबस के थे, तो ऑप्शनल में से आने का तो कोई सवाल ही नहीं, तो तीन का नहीं आएगा। पीछे के 5-7 साल में मैं देखता हूँ तो मैंने तीन का कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, बट मैं बता देता था, बट अभी कोई आप लोड ना ले, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब इसी एक्सरसाइज में हम आगे चलते हैं कंसेप्ट पर। नेक्स्ट है आपका, इस तरह के क्वेश्चन आप कंपोजिट नंबर को समझते हैं। कंपोजिट नंबर से बेटर है कि मैं यहां पे वर्ड यूज करूं क्या, कंपोजिट इंटीजर्स। कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब प्राइम नंबर लिख सकते हैं तो कंपोजिट नंबर भी लिख ही सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट, बताएगा कोई, मुझे रिमाइंड कराएगा? सर जिसके काफी ज्यादा मल्टीपल हो। जिसके काफी सारे मल्टीपल्स हो? दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसके काफी सारे मल्टीपल ना हो। तो जिससे ज्यादा हो तो जिसके ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर में मल्टीपल में फर्क है बेटा। अ नंबर which has factors other than 1 and the number itself। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 और खुद के अलावा भी। लाइक जैसे मैं फॉर एग्जांपल 7 को लिखता हूं यहाँ पे, तो 7 के तो बेचारे के दो ही फैक्टर हैं, एक वो 7 है और एक आपका 1 है। तो ये कंपोजिट नहीं हो सकता। कंपोजिट होने के लिए जरूरी है कि अपने अलावा और 1 के अलावा फैक्टर होना चाहिए। तो हम यहां लिखते हैं, नहीं पूछिए आप, आपने हैंड रेस किया है। तो मेरा पता नहीं आईपैड ग्लिच कर रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात लास्ट वीक से ग्लिचिंग ही हो रही है उसमें, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। अ नंबर which is divisible by a number other than 1 and itself। बात तो वही है जो ऊपर कही है, वो यहां कह रहा हूं मैं, सिर्फ उसको लिखने का, बोलने का ढंग बदल गया। ऐसा नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से कट जाए उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और तीसरी बात, अ नंबर which can be written as product of two or
स्मॉल नंबर्स, एक नंबर जो अब 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके। जब मैं 2 से ज्यादा कहता हूं तो मेरा बिल्कुल सीधा मतलब होता है कि अपने आप को और 1 को नहीं गिनेंगे, उनके अलावा 2 नंबर उसके फैक्टर बन जाए नंबर के, या किसी 2 से ज्यादा बन जाए। और इससे भी ज्यादा आसान तरीका है कि मैं यहाँ लिखूं अ नंबर which is not prime। तो ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है उसे कंपोजिट कहते हैं। क्या ये बात सही है? कुछ इसमें घालमेल है? क्या ये बात सही है कि जो नंबर हम लेते हैं वो अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट ही होगा? तो जरूरी नहीं है, बिकॉज 1 इज अ यूनिक नंबर। शाबाश, बिकॉज 1 इज अ यूनिक नंबर। तो मुझे ना इसको ठीक से लिखना चाहिए। विच इज नॉट की जगह हटाते हैं, यहां से खाली करते हैं नॉट की जगह। विच इज निदर 1 नॉट प्राइम। तो ना तो 1 है और ना प्राइम है, वो कंपोजिट है। क्लियर है आप लोग को? यस। हाँ, तो इसमें क्वेश्चंस दिए, मैं 1 मिनट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 लाइन का एग्जांपल है, सिंपल सा। सारी मेहनत इस चीज को लेके है कि जब आप वापस यहाँ से जाएं प्रैक्टिस के लिए बैठे तो आपको दिक्कत ना आए। वो कहता है चेक इफ गिवन नंबर इज कंपोजिट और नॉट। अब मैंने उतनी रिफाइंड लैंग्वेज का यूज किया नहीं है, बस सिर्फ ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया है। जो लिख रहा हूँ वो शायद एक नंबर तो नहीं है, एक ऑपरेशन इन्वॉल्व है उसमें। ये कहता है कि चेक करके बताइए ये नंबर आपका कंपोजिट है या कंपोजिट नहीं। तो हम कैसे करेंगे? इसे नंबर को ले लेते हैं हम। What is common in these two? What is common in these two? 13 is common। अंदर बचता है 7 प्लस 13 इंटू 2, 7 प्लस 26, 33। तो जो नंबर हमें दिया गया इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 13 एंड 33, और ऊपर लिखा है कि any number which is a product of two different numbers, one and the other than the one and number itself। ओके, ये दो अलग अलग है हमारे। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कंपोजिट नंबर। आई होप यू पीपल आर क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नो। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। अब हम आगे आते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पर लेते हैं जिसमें ये कहते हैं कि शो दैट एट रेज टू n will never end at digit 0। कभी 0 पे एंड नहीं करेगा ये। ओके, कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। फॉर n belongs to n। ओके, ये कह रहा है कभी भी आपका 0 पर एंड नहीं करेगा। n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। ये साइन देख रहे हैं आप लोग? ये साइन किसका है? ये बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू। ग्रेड 11 में बहुत इस्तेमाल है इसका, 10th में तो कभी कभी दिखता है ये। और कैपिटल N का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब क्या हुआ इसका?
स्मॉल n की जगह पर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, ऐसे कहानी चलती रहेगी इसकी, ठीक है। बट वो कभी 0 पर एंड नहीं करेगा। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है। कोई भी नंबर बताइए जिसके लास्ट में 0 आता है। कोई भी नंबर बताइए जिसके लास्ट में 0 आता है, जल्दी से बताइए। 20. 20। अब एग्जांपल में मैंने 20 ले लिया यहाँ पर, तो 20 फैक्टर करते हैं। कोई और नंबर ले लीजिए, आपने 70 ले लिया, ये आ गया आपका। तो आप नोटिस करेंगे कि कोई जैसे 20 है तो 20 का असली मीनिंग क्या है? 2 इंटू 10। 70 का असली मीनिंग क्या है? 7 इंटू 10। यानी 0 जो बेसिकली आ रहा है वो इस 10 की वजह से आ रहा है। और 10 कब आता है? 10 आने का सिर्फ एक चांस होता है कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, वरना 10 नहीं आएगा। गलत तो नहीं बोला मैंने? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देना है, परवाह ना करें सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सोच समझ के जल्दी से बोल दे बस। खाना में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सही लिखता है ये या कोई प्रॉब्लम है आपको? सही है। उसे नहीं है। तो बेटा बोल दीजिए ना, ऐसे मोनोलॉग थोड़ी ना होगा, फिर तो मैं रिकॉर्डिंग ही डाल दूं लेक्चर की, फिर आप घर से आराम से देख लें जब भी टाइम है। क्लास का मतलब है आप रिस्पॉन्ड करें, इंगेज हो, सवाल पूछें। तो ये आ गया आपका, एक कंफर्म चीज हो गई कि कोई भी नंबर के एंड में तब 0 आता है जबकि उस नंबर के अंदर 10 हो, और 10 कब आता है? जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो तब आता है। तो अब हम यहां लिखते हैं 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू 3। ओ शिट, दिमाग में क्वेश्चन आगे चलता रहता है, उससे गलतियां कर देता हूं। इस तरह से आए आपके सामने, ठीक है। अब हम क्या लिखें कि दिस नंबर या डिटेल से लिखें, अ नंबर only end at digit 0 if it has both 2 and 5 in its prime factorization. In its prime factorization, a number can only end at digit 0 if it has both 2 and 5 as its in its prime factorization. दोनों अगर आएंगे 2 और 5 जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो नंबर को हम जो है वो 0 पर एंड मानेंगे, वरना 0 पर एंड वो नंबर नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले जाता हूं, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, जगह कम हो रही है नीचे, ठीक है। मैंने कहा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब बच्चे का सवाल करना चाहिए आपको कि सर ये तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख रखा है, यहाँ पे ये लिख रखा है आपने, ठीक है। अगर मान लो किसी वजह से इसका कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आया और उसमें अगर मान लीजिए 5 आ गया, तो बात तो लॉजिकल होगी ना, अगर कोई ऐसे पूछता है तो बोलिए जी। यस। तो मैंने कैसे कंक्लूजन लिख दिया? मैंने उस दूसरी पॉसिबिलिटी को कंसीडर क्यों नहीं किया कि दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कुछ और निकल सकता है? जवाब दीजिए। क्योंकि 1 मिनट पहले मैं आपको बता के हटाऊं कि अ नंबर कैन हैव वन एंड ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन, और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता। कैसे पता मुझे? क्या गारंटी है इस बात की?
fundamental theorem of arithmetic ensures the uniqueness of prime factorization. FTA यही तो बताता है आपको, इस नंबर का इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। कोई दिक्कत आपको? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में 4-5 चीजें बताई हैं और 4-5 ही उसने आपको क्वेश्चन दिए हैं। वो चाहता तो 15 क्वेश्चन भी आपको दे सकता था, बट उसने कहा ठीक है कंसेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चंस के लिए कहीं और जाके ढूंढो। मैंने आपको 3 वर्कशीट दी हुई हैं इस पर, लेवल 1, लेवल 2 और एक वर्ड प्रॉब्लम्स की अलग से वर्कशीट दी हुई है। याद है ना आप लोग को दी होगी आपने? है तो नहीं किसी के पास? अब नहीं होगी, आई नो। मेरे पास है, मेरे पास है। शाबाश बेटा चार्मी, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। और ये सब बच्चे ना खो देते हैं सामान जो देते हैं। तो सर, मैं मेरे पास अब है। हाँ बेटा, सर, स्नेहा मेरे आपके, पास अब तक की सारी वर्कशीट है। अरे वाह स्नेहा बेटा, आप तो फिर मतलब मान की कैटेगरी में आ गए फिर तो आप। मैं मतलब कितने तारीफ करूं आपकी, वेरी गुड बेटा। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे पास में, वो ये आता है when to use LCM and when to use HCF। हमें सबसे पहला जजमेंट ये लेना होता है कि क्वेश्चन में LCM लगेगा या HCF लगेगा, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही चैलेंज होता है। जब पता लग गया कि LCM लगेगा HCF लगेगा तो समझ लो सोल्यूशन हो ही गया उसका क्वेश्चन का। ठीक, देखिए अब आप ये देखें कि कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी हम 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, उसी को उठा लेते हैं, नया करने की जरूरत नहीं है हमें। इसी को ले लेते हैं हम। इसको थोड़ा नीचे लेकर के जाते हैं हम, वहीं जहां पर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं वहां रख लेंगे इसे, और दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हम इसी से डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या नोट करना है यहाँ पर, क्या देखनी है चीज, आपको क्या समझनी है मेनली, वो मैं आपको बताता हूँ। आप 120 और 144 का LCM और HCF निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी आपको बिल्कुल नहीं पता, सपोज आपको अभी बिल्कुल नहीं पता कि इनका LCM या HCF क्या होगा। जब आप ये देखिए, HCF का मतलब होता है कॉमन निकालना। HCF का मतलब होता है कॉमन निकालना। मैं कोई भी 2 नंबर लिखता हूं, इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं सामने, छोटे से लिख देता हूं, और 2 and 6। इन दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 2 से बड़ा तो कॉमन नहीं हो सकता ना। यस सर। यस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम 2 नंबर का HCF निकालते हैं तो जो आंसर होता है हमारा वो हमेशा छोटे वाले नंबर के बराबर या छोटे वाले नंबर से कम होता है। लाइक यू सी हियर, आपने 2 एग्जांपल लिए, 2 नंबर लिए एग्जांपल में, इनका HCF निकाला तो HCF जो है वो छोटे वाले नंबर के या तो बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। छोटा वाला नंबर है 120। ओके, तो 120 या तो 120 आएगा आंसर, या 120 से छोटा आएगा। अब LCM पे आ जाओ। LCM का क्या मतलब है? ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए, जैसे लिखा 4 and 9। बड़ी सिंपल सी बात है, इनसे कौन कटेगा?
भाई 9 से छोटा नंबर तो इन दोनों से नहीं कटेगा ना, 8 थोड़ी कट जाएगा 9 से। नंबर के इन दोनों से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि वो बड़े वाले से बड़ा हो, 9 से बड़ा हो। इससे पता लगा कि जो हमारा एलसीएम है वो हमेशा बड़े वाले के बराबर या बड़े वाले से बड़ा होता है। ओके, तो वही चीज आप यहां देख सकते हैं। 44 आपका एलसीएम है, तो 144 बड़ा नंबर है, तो एलसीएम 144 से बड़ा आया है। हटाया इसको हमने, एग्जाम्पल को वापस भेजा जहां से चला था। अब यहां रीजन लिख देते हैं, पेन टू यूज। LCM is always equal to or greater than larger number। फाइन, तो 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए, आप देखेंगे उन्हें बड़ा नंबर कौन है, तो पता लग गया बड़े नंबर को देखते ही कि भाई मेरा एलसीएम या तो ये बड़े नंबर के बराबर है या उससे बड़ा है। दैट इज अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन के बड़ा आएगा कि बराबर आएगा, बट छोटा नहीं आ सकता, उससे ही पक्की बात। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ is always equal to or greater, oh sorry, smaller than the smaller number। अभी 2 जगह स्मॉलर आ रहा है तो ये कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं लेस लिख देता हूं यहाँ पे, इसे हटा के यहाँ लेस लिख देता हूं, तो अब शायद आप आराम से देख पाए। हमारा HCF इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर नंबर और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। ये बड़ा काम आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम पड़ी हुई है तो मैं वर्ड प्रॉब्लम को एक एग्जांपल देके भी आपको समझा सकता हूं, और अगर आप क्लियर हैं तो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स पर चल सकते हैं, जैसा आप देखें। बस मुझे रेस्पॉन्स थोड़ा जल्दी दे दें, 9 बजे वेट ना कराएं मुझे। सर आप 1 मिनट रुक जाएंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। हाँ मुझे पक्का बताया, आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसमें ना ऊपर वाला लगेगा ना नीचे वाला लगेगा, पूछो चलो। अभी ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर स्नेहा ने एक क्वेश्चन भेजा है, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो उन्होंने ग्रुप पे भेजा है तो सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, बट आपने बोला ही है कि यूट्यूब पर डालनी है सर वीडियो, तो वहां तो और भी कोई आएगा बेचारा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। 2 अलार्म क्लॉक्स ring their alarms at regular interval of 50 seconds and 48 seconds. At interval of 50 seconds and 48 seconds। मतलब एक क्लॉक है जो हर 50 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा है कि वो हर 48 सेकंड के बाद बजता है। इफ दे बीप टुगेदर एट 12 नून, मतलब उनका जो अलार्म हुआ है वो 12 नून पर हुआ है। इफ दे बीप टुगेदर at 12 noon, when will
they beep again together. मतलब अगर 12 बजे एक बार बिप किए हैं तो फिर अगली बार कब करेंगे बिप? मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं. देखिए, ये है आपका, ऐसे समझ लीजिए आप, अलार्म 1, अलार्म 2. ठीक है, 12 बजे अलार्म 1 बिप किया है, अलार्म 2 भी 12 बजे बिप किया है. अब अलार्म 1 कब बिप करेगा अगली बार, मुझे बताइए. अलार्म 1 कब बिप करेगा? 12 बजे बिप करने के बाद कितनी देर बाद बिप करेगा वो? 50 seconds. तो 50 सेकेंड्स के बाद. 50 सेकेंड्स के बाद. तो किस टाइम बिप करेगा? टाइम क्या होगा उस टाइम पर, मुझे बताएंगे? हाँ, जोर से बोलिए. 12 noon 50 seconds. 12 noon 50 seconds. और ये कब बिप करेगा? 12 noon 48 seconds. 48 सेकेंड्स. इसका मतलब साफ है कि 48 सेकंड के बाद तो उनके मिलने के कोई चांस नहीं है ना. No sir. 48 से कम पे भी मिलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोई सा भी बिप नहीं करेगा. यानी वो जो बिप करेंगे वो 48 के बाद ही करेंगे अगली बार जब भी करेंगे. पक्की बात है या नहीं है? Yes sir. तो आंसर इज मोर रिलेटेड देन द हायर वैल्यू. मैं गलत तो नहीं बोल रहा? Yes sir. सही. तो जब आंसर हायर वैल्यू से रिलेटेड होता है, मतलब बड़ी वाली से बड़ा आ रहा होता है या छोटी वाली से बड़ा आ रहा होता है या बड़ी वाली से बड़ा आ रहा होता है, तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? HCF. बोलिए. HCF. देखिए, HCF ना ऊपर लिखा हुआ है आपका कि HCF का जो आंसर होगा, HCF जो आएगा, कोई भी 2 नंबर लिए हमने, यहां पे लिखा हुआ है. मान लीजिए मैंने नंबर लिए 50 और 48, है ना? तो यहाँ HCF के बारे में साफ लिखा हुआ है कि HCF जो देगा आंसर आपको, वो या तो 48 देगा या 48 से कम देगा. गलत तो नहीं बोल रहा मैं? और LCM जो आंसर देगा आपको, वो 50 देगा या 50 से ज्यादा देगा. गलत तो नहीं बोल रहा मैं आपको? तो अब गिवन प्रॉब्लम में आप ये बताइए, आपका आंसर 40 या 48 से कम आएगा या 50 से ज्यादा आएगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? तो ज्यादा आएगा, LCM यूज करेंगे. हाँ, तो हमें LCM यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 48 या कम होने का कोई चांस नहीं है. बहुत सिंपल होता है, एक को रिजेक्ट कर लो या दूसरे को सेलेक्ट कर लो, काम हो जाता है. तो पहले 50 को लिखते हैं. 2, ओहो, 5 are 10, 5 are 50. 48 को लिखते हैं. 2, 4, 8, 16. सबसे पहली चीज अलाइनमेंट. ऊपर 5, 3 मिसिंग है, नीचे 5 मिसिंग है. अलाइनमेंट पेपर पे ना भी लिख के करो, दिमाग में सोच लो अपने. एलसीएम में क्या आएगा? सब पार्टिसिपेट करेंगे, सारे मेंबर आएंगे. 2, 3, 5 सब आएंगे, सब अपनी बड़ी पावर के साथ आएंगे. 2 आएगा 4 के साथ, 3 आएगा 1 के साथ और 5 आएगा 2 के साथ. तो ये आपका हो गया 1200. They will beep together after 1200 seconds. 1200 seconds आंसर आया आपका. इसका मतलब हुआ 1200 बाय 60, यानी 20 मिनट के बाद में बिप करेंगे. एट व्हाट टाइम पूछा है, तो 12:20 नून पर ये बिप करेंगे. 12:20 नून पर ये बिप करेंगे. कोई परेशानी है आपको? नो सर.
तो ये एक्सरसाइज जिसमें काफी ज्यादा हमें टाइम लगा, हम सोच रहे थे 4 चैप्टर कर लेंगे हम, बट मैंने जानबूझ के स्लो पढ़ाया है। मैं मतलब अच्छे से करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि जल्दी में कर दें। मुझे पता है बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, बट अब रिवीजन कर ही रहे हैं तो मान के मैं ये चल रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता है। तो ये बेटा फिनिश हो गया आपका। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है आपका? एक और थ्योरम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हैं जिसमें वो ये कहता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 is irrational number, prove that 2 plus root 3 is irrational number, prove that root 2 plus root 3 is irrational। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको देता है। ओके, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन सारी तो याद चीजें हो आपको गया। देता है। ये सब तैयार है ना? आपको याद आते हैं ना अच्छे से? यस सर। भाई इसमें एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम। इफ p is a prime number, and p divides a square, then p will also divide a। मतलब अगर प्राइम नंबर मातृभाषा पे आ जाते हैं, अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना? याद रखना इस बात को। जैसे मैं ये कहता हूं आपसे कि कोई भी एक नंबर ले लेता हूं मैं, p की जगह एक प्राइम नंबर ले लेता हूं, 3 लिया मैंने जैसे, ठीक है 3 ले लिया मैंने, और मैंने अज्यूम किया कि 3 डिवाइड्स कोई भी एक नंबर सोचो कि इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है। कोई भी एक नंबर सोचो, जैसे मैंने सोचा 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 9 का स्क्वायर क्या है? 81 को डिवाइड करता है। तो इस बात का पक्का है कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9। पक्की बात है आपको? बोलिए। यस सर। अच्छी तरह देखिए आप इसे। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको देखने के लिए। एक मिनट का आपके पास टाइम है। समझ आ गया आपको? ये सिर्फ तभी ट्रू होगा जबकि p एक प्राइम नंबर हो। अगर p प्राइम नंबर नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा। ओके, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जी बोलिए। तो मुझे एक डाउट था, वो जब जो इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें स्कूल में एक डाउट था, तो मैं आपको सेंड कर दूं वो? आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व कर देता हूं जो भी आपका डाउट है। तो मैं ग्रुप पे सेंड करूं या आपको पर्सनल पे? इतना तो कोई मैटर ही नहीं है, ग्रुप पे कर दीजिए बेटा। ओके सर। अब देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट नंबर is an irrational number। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है कि रूट n को करना है, और यहां पर n जो है आपका वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। n क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है। ठीक है बेटा, आपको एग्जाम में आ सकता है रूट 2 को करिए, रूट 3 को करिए, रूट 5 को करिए, रूट 7 को करिए, 11 को करिए, 19 को करिए। क्या रूट 6 का आ सकता है आपको, प्रूव दैट रूट 6 इज इरेशनल? नो सर। क्योंकि प्राइम है नहीं। ऊपर वाली थ्योरम लगती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप सभी जानते हैं, वो 6 पे अप्लाई नहीं हो सकती, तो ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। आई हैव सीन स्कूल बुक्स जिसमें उन्होंने इस तरह से करा रखा है कि रूट 6 का करिए, रूट 8 का करिए। इट्स नॉट पॉसिबल। रूट 8 का तो फिर भी दूसरे कैटेगरी में आ जाता है, तो कर सकते हैं हम। एक तो ये हो गया। और दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन होता है, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं हम प्योर टाइप। नाम दे दिया बस एक, जिससे आपस में बातचीत करने में आसानी रहे। दूसरा हो गया m प्लस रूट n को करिए, इसको बोलते हैं हम मिक्स, यानी कि ये मिक्स है, इसमें रैशनल भी है, इरेशनल भी है। और तीसरा हो गया रूट m प्लस रूट n, इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। 2 रूट आ रहे हैं, तो जब बाइनोमियल आएगा तो हम क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ साइड से सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, स्क्वायरिंग बोथ साइड से सॉल्व करते हैं, इस मेथड पर जाने के लिए। चलिए तारनी का क्वेश्चन कर देता हूं, क्लास फिनिश हो रही है और ये फर्स्ट चैप्टर भी हो गया हमारा, आपके ऊपर लोड भी नहीं होगा ज्यादा। तारनी कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका 2 प्लस 5 रूट 3 का, जो मैंने लास्ट वाला दिया ना वो है एक तरह से। प्रूव दैट टू प्लस रूट 2 प्लस है आई थिंक, कहाँ गया, हाँ ये है रूट 2 प्लस 5 रूट 3। प्रूव दैट रूट 2 प्लस 5 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं, वी यूज, कौन सा मेथड लगाते हैं, मेथड, बोलिए कोई मेरे साथ, कॉन्ट्रडिक्शन वाला। कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि भाई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज अज्यूम कर लो, यानी कि इरेशनल करने को कह रहे हैं तो रैशनल अज्यूम कर लो। let us assume that root 2 plus 5 root 3 is a rational number। तो जब ये रैशनल हो ही गया तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसे एक रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखना है, a and b are co-prime integers, b isn't equal to 0। मैं उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा कि को-प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर कर देते हैं कुछ लोग, बट ऑन अ सेफर साइड मैं क्या करता हूं, जो आपका प्राइम नंबर है, जैसे कि एक 2 है एक 5 रूट 3 है, दोनों में 2 प्राइम है, तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए।
आपको आ गया? और जैसा मैंने बोला, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया 75, 5√3 का स्क्वायर 75, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब ये पूरा हिस्सा तो आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी सबको एक साथ कर लीजिए। -73 एलसीएम, a स्क्वायर माइनस 73b स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये है 2√2 a/b, ये कैंसिल आउट हो गया। तो a हो √2 को इधर छोड़ दीजिए और बाकी सबको उधर ले जाइए। तो आपने क्या देखा, क्या मिला आपको? यहां पे आपको मिला कि ये जो साइड है आपकी, वो अपने आप में एक रैशनल नंबर है। क्यों है? बिकॉज इट्स अ रेशियो, ओके, एंड रेशियोज आर रैशनल। और ये जो दूसरी साइड है आपकी, ये आपकी रूट में आ रही है, तो इरेशनल है। तारिणी, यू गॉट इट? यस ये कहता है कि अब हमें स्टेटमेंट लिखना है, वो बड़ा सा आपको खुद लिखना पड़ेगा। दिस इज practically not possible. This is a contradiction in itself. This contradiction has arisen because our assumption was wrong. तो अज्यूम क्या किया था? इसको रैशनल किया था, तो मतलब ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। So the proving part wasn't the confusing one. The confusing one was that they have, in the question, they have given √6 as irrational, whereas we didn't get anything like √6 in this question. देखिए क्या होगा कि आपको अभी से आगे भी करना पड़ सकता है। अगर 4 मार्क्स में आएगा तो क्या होगा कि आपको √2 को भी अलग से प्रूफ करना पड़ सकता है। ठीक है? So वो √2 में √6 का क्या काम? भाई अगर 6 आएगा, 6 तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 6 आएगा तो हाउ विल यू प्रूव 6 को रैशनल कैसे, इरेशनल कैसे करेंगे? वो तो आपके पास टूल्स ही नहीं है उसको करने के, तो इस लेवल पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो आपका प्राइम वाला है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो वही बचता है लास्ट में। जैसे कि यहाँ 2 बचा है। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में कि वो आपसे कह देगा कि √6 को और √8 को करिए, है ना? तो वहां पे तो कोई भी प्राइम नहीं है, तो फिर तो लास्ट में ऐसा नंबर आएगा ही आएगा जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा कि ये रैशनल नहीं है, इतना कह के बस। समझ गए अब आप? Yes sir. अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। यू डू दिस चैप्टर, और बेटर है कि आप इस चैप्टर को, बेटर है कि एनसीईआरटी से कम करें और एग्जाम्पलर से ज्यादा करें। ठीक है? अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Thank you sir. बाय बच्चों।